बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? इसमें सारी है। हेलो आयशा, कैन यू हियर मी? यस मिस। ओके, so let's begin today's chapter. That's chapter number 2, Introduction to Management Information. इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। अब ये क्या होता है? ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है आपके हिसाब से? आपको इसको, ये वर्ड सुन के, ये वर्ड पढ़ के क्या समझ आ रहा है? मिस एनी बिजनेस जिसकी क्या कहते हैं मैनेजमेंट हो और उसकी इंफॉर्मेशन मतलब जैसे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग के रिलेटेड भी हो लेकिन मैं मैनेजमेंट भी करती हूँ। हम्म बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, अगर हम इसको समझे उस मिसाल से कि आपके घर में मैनेजर कौन है। आपके घर में मैनेजर कौन है? हाँ सच्ची। हाँ मिस, मेरे नाना। वो तो हेड ऑफ द फैमिली हो गए ना। फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। और मदर, हमने डे वन पे हमने समझा था ना कि फादर का रोल, कौन सा रोल है अकाउंटिंग की दुनिया में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल है। और मदर का रोल क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। तो अब ये जो मदर हैं, ये घर में मैनेज कर रही हैं, इनको फादर बजट दे रहे हैं। इस बजट में इन्होंने पूरे घर का खर्चा चलाना है, पूरे महीना चलाना है। तो अब ये क्या करेंगी? इनको ये चलाने के लिए इन जाहिर है ये फिर क्या करेंगे, कुछ डिसीशंस लेंगी, यस और नो, घर के लिए। ये घर में कौन सा आटा आएगा, कौन सी चक्की का, अंडे ऑर्गेनिक आएंगे कि नॉर्मल आएंगे, दूध वाला कौन सा हायर किया जाएगा। अच्छा, फिर उसके अलावा घर में मेड कौन रखेंगे, मतलब कौन किसको हायर करेंगे, किसको फायर करेंगे, ये सारे फैसले ये मदर ले रही। फिर इस महीने हमने आया कि घर की मेंटेनेंस पे खर्चा करना है नहीं करना है, या इस महीने जो है फलां बच्चे का यूनिवर्सिटी में दाखिला है तो फजूल खर्ची रोक दी जाए, क्योंकि बजट तो फिक्स्ड है ना। बजट तो लिमिटेड है। और इसी बजट में रह के पूरे घर का खर्चा चलाना है पूरे महीने का। तो उस ये डिसीशंस लेने के लिए मदर को क्या चाहिए? कौन सी चीज की जरूरत है? इंफॉर्मेशन की। जी, इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन की जरूरत है। इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? अबाउट द होल हाउस। अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द हाउस। ईच एंड एवरीथिंग, बजट से लेकर के कौन सा बच्चा, कितने मेंबर्स फैमिली में, बाहर मार्केट में रेट्स क्या चल रहे हैं, डिफरेंट ग्रोसरी मार्केट में डिफरेंट चीजों के, ईच एंड एवरीथिंग। अम्मा को ये इंफॉर्मेशन होगी तो अम्मा उस हिसाब से डिसीजन ले सकेंगी वाइजली। अम्मा को पता ही नहीं है अब्बा ने कितना बजट देना है, तो अम्मा कैसे डिसाइड करे कि पूरा महीना चलेगा कैसे? तो अम्मा को सबसे पहले बजट का नो हाउ होना चाहिए कि भाई फादर एवरी मंथ कितना बजट प्रोवाइड कर सकते हैं या करेंगे। फिर पूरे महीने में इस घर में रहने वाले कितने मेंबर्स हैं, हाउ मेनी मेंबर्स इन द फैमिली। फिर इस वक्त किसकी क्या जरूरत पेश आई हुई है, प्रायोरिटीज क्या हैं। ठीक है। फिर घर की वैल्यूज क्या हैं, अब्बा कौन सी वैल्यूज के साथ घर को चलाना चाहते हैं। अब्बा अम्मा की वैल्यूज को सेम पेज पे अलाइन होना चाहिए ना। अम्मा की वैल्यूज अगर हो कि हाँ, सारा दिन पार्टी करो, बाकी सब भूखे मरे तो मरे, कोई मसला नहीं है, लेकिन पार्टी लाजमी। अब्बा की वैल्यूज हो सकती है नहीं, पहले घर की बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए, लग्जरीज और ये सब चीजें बात की कहानी। अगर कुछ बचता है तो होगा, लेकिन नीड्स को फोकस किया जाए। मगर अम्मा का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अम्मा बड़ी आजाद ख्याल है, मॉडर्न अम्मा है, कह रही है कि भाई नीड्स को मारो गोली, पार्टी तो बनती है। ठीक है, मेरे कपड़े तो ब्रांडेड आने चाहिए। ओके, बाकी घर जाए भाड़ में। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है? वैल्यूज अलाइंड नहीं है। जब वैल्यूज अलाइंड नहीं है तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा।
क्योंकि जाहिर है अब्बा तो फिर बोलेगा ना कि भाई नीड्स पूरी की नहीं की, अगर नीड्स पूरी नहीं हो रही और तुम जाके अपने जोड़े डिजाइनर जोड़े खरीद रही हो, तो बच्चों को क्या घर में भूखा मारूं मैं? या बच्चों का भी दाखिला नहीं होगा एजुकेशन में कहीं यूनिवर्सिटी में? समझ रहे? तो ये कॉन्फ्लिक्ट और केओस क्रिएट हो सकता है। हम्म। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज। ये इसकी वैल्यू है। इवन कॉर्पोरेट इदारों में यही वैल्यू है कि मैनेजर्स, चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेवल में हो या मैनेजर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेवल पे हो, जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी उनके पास, वो डिसीशंस कैसे लेंगे? सेम अप्लाइज फॉर फादर इन द रोल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि फादर को पता ही नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा है, फादर को पता ही नहीं है कि इस वक्त जियो पॉलिटिक्स क्या चल रहे हैं, तो फादर किस हिसाब से डिसीजन लेंगे? फादर को पता ही नहीं है कि इस वक्त दुनिया में वॉर्स चल रही हैं और पेट्रोल क्राइसिस सर पे है, फादर धड़ल्ले से गाड़ी निकाल के दूर दूर जाके ट्रैवल कर रहे हैं। इस वक्त तो अब सूरत हाल यही हो गई है ना, अब हमें बहुत सोच समझ के ट्रैवलिंग करनी होगी, इवन घर से निकल के अपने वर्क प्लेसेस तक जाने के लिए। कई वर्क प्लेसेस में वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, कई एजुकेशनल प्लेसेस पे ऑनलाइन हो चुका है। क्यों? पेट्रोल क्राइसिस आ गए हैं सर पे, 6 दिन की वॉर पे पेट्रोल क्राइसिस आ गए हैं। आप सोचें वॉर और कितने दिन चलेगी तो क्या ही होगा। यू कांट इवन इमेजिन। तो ये इंफॉर्मेशन का बर वक्त आपके पास पहुंचना बेहद जरूरी है, ताकि आप वाइजली डिसीशंस ले सकें। चाहे वो फादर हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजर हो, चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, यू नीड इंफॉर्मेशन। अब आप एज अ स्टूडेंट यू नीड इंफॉर्मेशन स्टडीज के हवाले से, एग्जाम्स के हवाले से। अच्छा। 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 ठीक। तो इंफॉर्मेशन जो है ऑन अ स्टूडेंट लेवल आपको चाहिए कि एसीसी की इंफॉर्मेशन की किस तरह से एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, उनका पासिंग रेशियो क्या है, पास कैसे करना है, ट्रिक्स एंड टिप्स पता होनी चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन ही तो है। और ये जो अब ये आपके हाथों में ये जो डिवाइस आ गई है, ये इस वक्त ह्यूमैनिटी को किस कदर बॉम्बार्ड कर रही है विथ इंफॉर्मेशन, जो रिक्वायर्ड है और जो रिक्वायर्ड नहीं है। दोनों तरह की इंफॉर्मेशन आपको इसमें से मिल रही है, जो जरूरी है और जो गैर जरूरी है, जो आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही है और उसका कोई रोल नहीं है आपकी लाइफ में डिसीशंस लेने में। आपकी कंडीशनिंग कर रही है, आपके माइंड को कंडीशन कर रही है टू एक्ट एंड बिहेव इन अ सर्टेन वे, टू परसीव इन अ सर्टेन वे। तो ये सब क्या है? ये सब इंफॉर्मेशन का तो खेल है, और क्या है? हमें इसमें से कोई प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा ना, इसको देख देख के इसमें से कोई प्रोडक्ट तो हम हासिल नहीं कर रहे हैं ना, इसको देख के हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाइए। इंफॉर्मेशन और डेटा, इन दोनों में क्या फर्क है? डेटा किसे कहते हैं और इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? पढ़िएगा। Raw data may be processed to produce meaningful information. अगर मैं आपसे कहूँ 50, तो उसका क्या मतलब है? आपको क्या समझ आ रहा है? मैं साफ रिपीट कर सकती हूँ, आवाज़ कट गई थी आपकी। अगर मैं आपको कहूँ 50, तो उसका क्या मतलब है? आपको क्या बात समझ आ रही है? अ, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ 50 बोल के छोड़ दिया। तो ये आपके लिए कोई सेंस नहीं बना रहा, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस कि मैम आप क्या कहना चाह रही हैं, ये तो सिर्फ एक नंबर ही तो है 50। तो अब मैं आपको मुकम्मल बात बताऊंगी कि 50% इज द पासिंग रेशियो इन एनी ऑफ द एसीसी एग्जाम्स। अब आपको ये बात समझ आई कि ये 50% पासिंग रेशियो की बात हो रही है। सो व्हेन आई सेड 50, इट्स ओनली डेटा raw data. It does not make any sense. But when I complete this data with a sensible information, then it makes complete sense, and then it is called information. ये फर्क है डेटा में और इंफॉर्मेशन।
Data could be anything. Data could be names, could be numbers, could be figures, could be anything, could be colors. However, it will only be converted into an information when it is processed, when it is made complete. जब तक उसके आगे मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं डालूंगी तब तक बात कैसे समझ आएगी? आप बोलेंगे मैम क्या बोलना चाह रही हैं? 50% बोलना चाह रही हैं, 50 रुपीज बोलना चाह रही हैं, 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास बोलना चाह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं आप? ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ डेटा एंड एन इंफॉर्मेशन। अच्छा, जरा डेटा की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। Data is a scientific term. Data is a scientific term for facts, figures, and measurements. Data are the raw materials for data processing. ठीक हो गई बात, इसको हम समझ चुके हैं। इंफॉर्मेशन। Information is data that has been processed in a such way as to be meaningful to the person who receives it. Information is anything that is communicated. नेक्स्ट, पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। पर्पस हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं ऊपर। असल पर्पस है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे तीन वर्ड्स हैं। पर्पस क्या है, पढ़िएगा ये पूरा पढ़े। The purpose of management information is to help managers to manage resources efficiently and effectively by planning and controlling operations and by allowing informed decision making. ठीक है, ये तीन चीजें आप हासिल करते हैं जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। क्या? नंबर वन, असल चीज आप करते क्या है? असल चीज पता है क्या है? असल चीज आप करते ये हो, असल चीज जो आप करते हो वो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशंस। फिर आपकी आवाज बहुत कटी अभी। बेटा मैं क्या ही करूं, मेरे पास सिग्नल्स कंप्लीट आ रहे हैं, और ये तो अब मुल्क के हालात की वजह से और पूरी दुनिया के हालात की वजह से इंटरनेट इसी तरह तंग करेगा। हमें इसी में यूज टू होना पड़ेगा। वी हैव नो अदर ऑप्शन। मेरे पास सिग्नल्स फुल हैं, कंप्लीटली आ रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? अच्छा, अभी ठीक है, अभी बेहतर है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बेटर ऑपरेशंस। नाउ। पहली पहली चीज होगी जो आप प्लान करोगे, कंट्रोल करोगे इंफॉर्मेशन हासिल करके। दूसरी चीज क्या होगी? डिसीजन मेकिंग। आप फैसले करोगे। ये दोनों करके आपका बिगर ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बिगर ऑब्जेक्टिव होगा टू मैनेज रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। क्या हमने पहले किसी क्लास में डिस्कस किया है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली का फर्क क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली? मुझे बताएं आप, क्या मीनिंग है, आपको क्या समझ आ रहा है व्हेन आई से एफिशिएंटली? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एफिशिएंटली? आवाज नहीं आ रही आपकी। मिस एनीथिंग विच इज लाइक एक तरीके से कंपेटेंस के साथ चल रही है कुछ भी। ठीक है, और इफेक्टिवली का क्या मतलब होगा? मिस हम ये कभी कभी डे टू डे लाइफ में अपना स्कूल्स वगैरह में आपने सुना ही होगा कि ही वॉज वेरी इफेक्टिव, या दिस मेडिसिन इज वेरी इफेक्टिव। मिस वो सक्सेसफुली जैसे होता है वैसे काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ अ वर्ड फॉर सक्सेसफुली यूज्ड।
ओके। अच्छा, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये बहुत अहम टर्मिनोलॉजीज हैं, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये रिसोर्सेस किसे कहते हैं। रिसोर्सेस किस बला का नाम है? व्हाट आर रिसोर्सेस? आपके जहन में कुछ एग्जांपल्स हैं रिसोर्सेस के? रिसोर्सेस क्या होते हैं? व्हाट आर द तो रिसोर्सेस? बेसिकली मैनेजमेंट बताइए। प्लानिंग कंट्रोल डिसीजन मेकिंग। नहीं, रिसोर्सेस प्लानिंग कंट्रोल डिसीजन मेकिंग, रिसोर्सेस को मैनेज करने के लिए प्लानिंग कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग होती है, मगर ये रिसोर्सेज आखिर होते क्या हैं? एग्जांपल्स कुछ दे दें। किसी भी इदारे के लिए रिसोर्सेज क्या होते आई हैं? डोंट नो। किसी भी स्टूडेंट के लिए उसके रिसोर्सेज क्या होते हैं? उनकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक रिसोर्स हो सकता है, और बहुत सारी चीजें। हम जैसे, आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, हमारे लिए रिसोर्स क्या है? ये लैपटॉप जो मेरा है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, ये इंटरनेट, ये रिसोर्स है। ये जो पीडीएफ जिससे हम पढ़ रहे हैं, ये रिसोर्स है। ये जो लेक्चर आप सुन रही हैं, ये आपके लिए रिसोर्स है। ये वो जराए हैं जिससे कि आप अपनी स्टडीज में आपको हेल्प मिल रही है। इसी तरह हर वो चीज जो हम जिंदा रहने के लिए यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स है। चाहे वो खाना हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो जिसको हम ब्रीथ कर रहे हैं, चाहे वो पानी हो जिसको हम कंज्यूम करते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो घर की तमाम अशियाएं हो, ये सब हमारे लिए रिसोर्स है। इसी तरह इदारों के लिए उनके तमाम मटेरियल्स जो वो यूज कर रहे हैं, जो टेबल है, चेयर है, एसिड्स है, ये ऑफिस का रूम है, ऑफिस है, पूरा जगह है, फैक्ट्री प्रेमिसेस है, मशीन्स हैं, लेबर है, रॉ मटेरियल्स है, ये तमाम के तमाम रिसोर्सेज होते हैं। और इन्हीं रिसोर्सेज को हम ब्रॉडली तीन चीजों में कैटेगराइज करते हैं। और ये तीन चीजें क्या है? नंबर वन, TSF। T for time, S for space, F for figure। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा कि मैं एक इंसान बनाऊंगा, मुझे एक आदम बनाना है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, अपना एक नायब, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, तो उसने क्या किया? उसने इंसान को 3 डायमेंशंस में कैद करके भेजा। 3 डायमेंशंस, हमारी जो एग्जिस्टेंस है आयशा, वो 3 डायमेंशनल है। हम वक्त हम वक्त की चक्की में, चक्की बोलेंगे क्या बोलेंगे, सर्कल में, हम टाइम के सर्कल में हम कैद हैं। हम स्पेस में कैद हैं, हम फिगर में कैद हैं। कैसे? हर किसी के पास एक लिमिटेड टाइम है जिस टाइम के लिए वो इस दुनिया में भेजा गया। ठीक है। और हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो इदारा हो, चाहे वो घर हो। सबके पास दिन के 24 घंटे हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, महीने के 30 दिन हैं, और साल के 365 दिन। यस और नो? तो वक्त सबको यस। बराबर दिया गया है। लेकिन अगेन, हर ह्यूमन की लाइफ डिफरेंट है। किसी को 40 साल मिलते हैं जिंदगी के, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 90 साल। तो हम सब, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हों, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हों, इस वक्त की कैद में है। हम सूरज के बाहर ऑपरेट नहीं कर सकते। द सन गिव्स अस द टाइम। स्पेस, हम सब इस प्लैनेट अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं। इस पूरे यूनिवर्स में देयर इज ओनली वन बॉल ऑफ लाइफ, एंड दैट्स प्लैनेट अर्थ। इसके अलावा पूरी यूनिवर्स में इट्स ऑल ब्लैक, डार्क, फुल ऑफ स्टार्स, बट नो लाइफ, नो लाइफ। सो स्पेस, हम इसी स्पेस पे जिंदा हैं फिलहाल। हो सकता है आगे चल के इंसान दूसरे प्लैनेट्स को अपना, सर्वाइवल के लिए ऑपरेटेबल बना ले।
ठीक है, सर्वाइवल के लिए वहां जाके आबाद होके उसकी कंडीशंस को आर्टिफिशियली कंट्रोल कर ले। हाउएवर फिल वक्त इट्स ओनली प्लैनेट अर्थ। तो हम इसी स्पेस में मिल्की वे की गैलेक्सी में मौजूद हैं, और इस स्पेस के बाहर क्या आप जाके जिंदा रह सकती हो फिल वक्त? नॉट पॉसिबल। दिस इज वेयर यू लिव, दिस इज वेयर यू ऑपरेट, दिस इज वेयर यू डाई, दिस इज वेयर यू बी बिकम सक्सेसफुल और यू फेल। ओके, दैट्स द स्पेस। फिगर, हम सब इस जिस्म के अंदर कैद हैं। मैं आपको बोलूं आयशा कि क्लास के अंदर आना कल फिजिकली, बॉडी घर छोड़ के आना, खुद आ जाना, बॉडी घर पे छोड़ के आना, इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। जरा सी सर में दर्द हो आप क्लास नहीं ले सकते हो, जरा सी सर में दर्द हो आप घर के बाहर नहीं जाते हो, जरा सा बुखार चढ़ जाए आपके सारे काम रूटीन सब रुक जाता है। तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारी एग्जिस्टेंस इज थ्री डायमेंशनल। और इसी थ्री डायमेंशन में सारी चीजें आ जाती हैं। लाइक स्पेस की अगर हम बात करें, तो प्लैनेट अर्थ में जो कुछ भी आपको मिलता है, जो कुछ भी पाया जाता है, वो सब आपके लिए रिसोर्स है। प्लैनेट अर्थ में पहाड़, पेड़, कोल, पेट्रोल, ठीक है, ह्यूमंस, मशीनरी, land, agricultural stuff, food, oxygen, animals, everything that you find on planet Earth is a resource for a human and an organization. सेम वे अब ये फिगर, फिगर में एग्जिस्टेंस आ जाती है आपकी बॉडी। आप अपनी बॉडी के बगैर इधर से उधर हिल नहीं सकते, जा नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। आप अपने हेल्दी ब्रेन के बगैर पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। तो हम कैद हैं, हम ये थ्री डायमेंशंस में कैद हैं। आपकी नॉलेज, ये सब इसमें आ जाता है, ये सब रिसोर्सेज हैं आपके। अब करना ये है कि इन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज करना है। तो क्या फर्क है एफिशिएंटली में और इफेक्टिवली में? वल अस्र की आयत, वल अस्र आपको आती होगी, सूर्य अस्र क्या है आपको आती है तो पढ़ के सुनाइएगा जरा। वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये असर क्या है? ये असर क्या है? इसकी नॉर्मल यूजुअल ट्रांसलेशन क्या की जाती है? इसकी ट्रांसलेशन की जाती है जमाने की कसम। तो ये जमाना क्या है? यही तो है थ्री डायमेंशनल एग्जिस्टेंस। आप किस साल, किस सदी में पैदा हुए हो, किस कंट्री, किस कल्चर में पैदा हुए हो, किस ह्यूमन बॉडी के साथ पैदा हुए हो, ये सब आपके लिए असर है, जमाना है। इस जमाने में आप पैदा हुए हो, मिलेनियल हो, जेनजी हो, जेन अल्फा हो, कौन हो भाई, किस जमाने में पैदा हुए हो? तो उस जमाने, जिस जमाने में भी पैदा हुए, उस जमाने के अपने रिसोर्सेज हैं, अपने तौर तरीके हैं, अपना यू नो लेवल ऑफ एक्सपोजर है टू द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज आउट देयर। सो वल असर, असर की कसम, इस जमाने की कसम, थ्री डायमेंशनल एग्जिस्टेंस की कसम कि मैंने तुम्हें टाइम स्पेस एंड फिगर में कैद कर दिया है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, और बेशक इंसान खसारे में है जब तक वो इसको मैनेज करना नहीं सीख जाता। जब तक वो अपने इन रिसोर्सेस को मैनेज करना नहीं सीख जाता इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तब तक वो खसारे में है। इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात। इल्लल्लज़ीना सिवाय उन लोगों के जो ईमान रखते हैं, ईमान मीन्स फेथ, व अमिलुस्सॉलिहात, और अमले सॉले करते हैं। व्हाट इज अमले सॉले? यही तो है अमले सॉले, अपनी थ्री डी एग्जिस्टेंस को इफेक्टिवली मैनेज करना और एफिशिएंटली मैनेज करना, यही तो है अमले सॉले। और क्या है अमले सवाल? यही है कि आपको जो रिसोर्सेज अल्लाह की तरफ से दिए गए हैं, आप उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करें। और सिर्फ आप ही नहीं, आप एज एन इंडिविजुअल, आप एज अ घर, आप एज एन इदारा, आप एज अ कोई भी, आप एज अ स्टूडेंट,
हम कोई अलग थोड़ी हैं, हम सब एक ही तो हैं। तो अब जरा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली के पर्दे को खोलते हैं कि एफिशिएंटली जब हम कहते हैं तो उसके से क्या मुराद है। व्हेन आई यूज द वर्ड एफिशिएंटली, इट मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और हमारी रिसोर्सेज क्या है आयशा? व्हाट आर आवर रिसोर्सेज? टाइम स्पेस फिगर। यस, इट्स टाइम, स्पेस एंड फिगर। जब आप इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, भरपूर इस्तेमाल, भरपूर इस्तेमाल से क्या मुराद है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या मुराद है? कि आप इसका एक लम्हा भी वेस्ट ना करें। आप स्पेस में पाए जाने वाली तमाम रिसोर्सेज को कंप्लीटली फुली यूटिलाइज करें, उसको वेस्ट ना करें। आप अपनी फिगर को मेंटेन करें, अपनी एनर्जीज को मेंटेन करें, आप इसको वेस्ट ना करें। सिंपल। जब आप अपने वक्त को एज अ स्टूडेंट, जब आप अपने वक्त का भरपूर इस्तेमाल करेंगे पढ़ने के लिए, अपनी स्पेस का, आपके जो स्टडी रूम है उसको साफ रखेंगे और उसको भरपूर इस्तेमाल करेंगे। स्पेस में आपका लैपटॉप भी आ जाता है, आपके पीडीएफ भी आ जाते हैं, आपका लेक्चर्स भी आ जाते हैं, आपके कैलकुलेटर भी आ जाते हैं, आपका मोबाइल भी आ जाता है। इन सब का जब आप भरपूर प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यू आर एक्टिंग एफिशिएंटली। आप जब अपनी डाइट का, एक्सरसाइज का ख्याल रखेंगे ताकि आपकी एनर्जीज बहाल रहें, ताकि आप पढ़ सकें, तो ये आप अपना अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आइए इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब होता है कि अचीविंग योर टारगेट स्लैश डिजायर्ड गोल। जब आप अपने डिजायर्ड गोल को, जो आपकी ख्वाहिश है, उस टारगेट को, उस डिजायर्ड गोल को अचीव कर लेते हैं, तो उसका मतलब यू आर इफेक्टिव। अब आप क्यों क्यों मतलब चाह रहे हैं कि इसको एफिशिएंटली इस्तेमाल करें, अपने वक्त को, अपने स्पेस को, अपने फिगर को? इसलिए ताकि आप बेहतरीन तरीके से प्रेपरेशन करें, पढ़ाई करें। और आपका अल्टीमेट गोल क्या है? कि आप अच्छे मार्क्स से MA1 को क्लियर करें, पास हो जाए एग्जाम में। यस और नो? दिस इज योर अल्टीमेट गोल। और उससे भी अल्टीमेट गोल है कि आप ACCA क्लियर कर लें। तो ACCA क्लियर करने के लिए सबसे पहले MA1 क्लियर करना पड़ेगा। तो MA1 क्लियर करने के लिए दैट्स योर गोल। MA1 क्लियर करने के लिए आप अपने रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल करोगे ना, इसके बाहर तो कोई ऐसी चीज नहीं पड़ी हुई, सब कुछ इसी में है, 3 डायमेंशंस में हम कैद हैं। आप अपनी बुक्स का, लेक्चर्स का, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे, अपने टीचर का हेल्प लोगे, क्वेरीज अपनी रिजॉल्व करवाओगे, अपने वक्त का भरपूर इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस करोगे, एनर्जीज को बहाल रखोगे ताकि माइंड आपका सही से ऑपरेट करे, और आप खुद फिजिकली फिट होंगे तो आपका पढ़ाई में दिल लगेगा, फोकस होगा। तो ये जब आप मैनेज करोगे तो आपके चांसेस इफेक्टिव होने के बढ़ जाएंगे। यस और नो? अब आइए इसको एक दूसरी मिसाल से समझते हैं। डॉक्टर। आप जाते हो ना डॉक्टर के पास, कभी बीमार हो जाते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर को, कभी आप देखते हो कि डॉक्टर के क्या रिसोर्सेज होते हैं, जरा बताइएगा, व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ अ डॉक्टर? आयशा माइक म्यूट है। बस उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी क्या? हॉस्पिटल्स होते हैं। यस। एंड उस डॉक्टर की एंड अपनी डिग्री होती है। यस। अपनी उनकी नॉलेज नॉलेज होती है, होती है। तो एक्सपीरियंस होता है। साथ ही उसके क्लिनिक में बहुत सारी चीजें होती है, ब्लड प्रेशर मशीन होगी, शुगर मशीन होगी, थर्मामीटर होगा,
पैड होगा, पेन होगा, बहुत सारी एक्सरे की मशीन होगी, हो सकता है अल्ट्रासाउंड की भी मशीन हो। तो बहुत सारी चीजें उसके पास अवेलेबल हैं। आप गए हो, आपको बुखार हुआ है, उसने आपको आपका नफ्स चेक किया है, और उसने बाकी सारे रिसोर्सेज यूज नहीं किए, सिर्फ डायरेक्टली पर्चे पे लिख के आपको दवा दे दी है। ना उसने ब्लड प्रेशर आपका चेक किया, ना उसने थर्मोमीटर लगाया, उसने आपको देखते साथ ही आपके नस पकड़ते ही उसने डायग्नोसिस कर लिया और उसने बस लिख के दे दी दवाई। तो अब आप उसको क्या कहेंगे कि क्या वो एफिशिएंट है? यस सर। कैसे पता? कैसे पता कि वो डॉक्टर एफिशिएंट है? क्या वो अपने रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है? तो अगर हम उनके पास जाते रहे और वो सही हो तो वो एफिशिएंट होंगे। क्या वो अपने रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है? यस। वो कर रहा है। हाउएवर वो सारे रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहा, उसका एक्सपीरियंस है, उसकी नॉलेज है, वो आपको देखते साथ उसको समझ आ गया है कि आपको वायरल है। तो उसको जरूरत नहीं फील हो रही कि वो एक्सरे भी आपका करवा दे, टेस्ट भी लिख के दे दे और अल्ट्रासाउंड भी करे, उसको नहीं जरूरत फील हो रही। हाउएवर क्या इसको हम कहेंगे कि वो एफिशिएंट नहीं है? नहीं, वो एफिशिएंट है। उसने अपने नॉलेज का भरपूर इस्तेमाल किया, अपने वक्त का भरपूर इस्तेमाल किया, तभी वो वहां बैठा है, तभी वो। अब आपको उससे दो ऑप्शंस है, या तो आपको उसकी दवा से शिफा मिल जाएगी, या उसकी दवा से शिफा नहीं मिलेगी। तो जब उसकी दवा दवा से शिफा नहीं मिलेगी, तो उसका क्या मतलब होगा? कि वो इफेक्टिव नहीं है। और जब उसकी दवा से शिफा मिल जाएगी, तो हम क्या कहेंगे? कि वो इफेक्टिव है। ये डॉक्टर तो बड़ा इफेक्टिव है, इसके हाथ में तो बड़ी शिफा है। यस और नो? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली। आई होप दिस मेक्स दीज टू टर्मिनोलॉजीज एब्सोल्युटली क्लियर। यस। सो हमें इंफॉर्मेशन हासिल करके अल्टीमेटली करना क्या है? अपने रिसोर्सेस को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज करना है। हम ये कैसे कर रहे होंगे? हम ये कर रहे होंगे थ्रू प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसीलिए इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, ये जरा कीजिए। क्या आंसर है? मिस डी। डी? आपका जवाब मुझे आया नहीं। डी। तो द आंसर इज ए, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मैनेजर को इंफॉर्मेशन चाहिए। अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम घर की बात करें, तो मम्मा को या बाबा को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सिर्फ अपने घर के हवाले से डिसीशंस लेना है उन्होंने। तो घर इज वन यूनिट, ठीक है, एक यूनिट की बात हो रही है। इदारा बहुत बड़ा बड़ा समंदर है, ठीक है। इदारा या कॉर्पोरेट बहुत बड़ा समंदर है। तो उसके लिए जब इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अब आप सोचिए कि इदारे के फैसले करने के लिए आपको किस हद तक, कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्या ये पॉसिबल है कि एक ह्यूमन माइंड एक समंदर जैसा इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर सके, या उसको देख सके, या उसको देखकर, पढ़कर, इतनी मोटी मोटी अगर उसको इंफॉर्मेशन की किताबें दे दी जाएं और वो पढ़ के उसके बाद फैसले ले सके? नॉट पॉसिबल।
ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो क्या किया जाता है, मैनेजमेंट को, जो लीडर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग की में होते हैं इन्वॉल्व, उनको रिपोर्ट्स बना के दी जाती हैं। और ये रिपोर्ट्स भी बहुत समराइज्ड और कंसाइज वे में बना के दी जाती है, जैसे कि हमने स्प्रेडशीट में पढ़ा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के जरिए, ग्राफिकल चार्ट्स के जरिए, पाई चार्ट के जरिए, ताकि ये रिपोर्ट 1 पेजर हो, 2 पेजर हो, और उससे पूरी मुकम्मल बात जो है ना समझ आ जाए। ठीक है, सो दैट्स द रिपोर्ट। रिपोर्ट के जरिए मैनेजमेंट जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक नजर में देखकर प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग कर सकती है। अब आइए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, जरा ये पढ़िए। रिपोर्ट्स माइट ऑल्सो शो द फॉलोइंग। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स में क्या क्या चीजें छुपी होंगी, पढ़िए। जैसा कि आवाज बहुत कटी हुई है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स का ये पॉइंट्स पढ़िएगा। जैसा कि आवाज कट गई थी, प्लीज रिपीट कर सकती हैं? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स को जरा ये पढ़ें, ये पॉइंटर्स पढ़िए। Comparisons between planned results, budgets, and actual results year to date, comparison of company results and competitor results, comparison between current year and previous year results, the profitability of a product or service or the whole organization, the value of inventories that are still held in store at the end of the period. ठीक, तो ये सारी चीजें हो रही हैं इस रिपोर्ट में, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल रही है। आपके लिए कंपैरिजंस करना बेहद आसान हो रहा है कि आपने क्या सोचा था, प्लान क्या किया था, और एक्चुअल में रिजल्ट्स क्या आ रहा है। ईयर टू डेट, अभी तक 5 सालों का डेटा आपको 1 पेजर में मिल जाता है। कंपैरिजन ऑफ कंपनी रिजल्ट्स विद कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स, दोनों के रिजल्ट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज दैट आर स्टिल हेल्ड इन स्टोर एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, ये सब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में, ये रिपोर्ट से आपको फायदा हो सकता है। नाउ क्वालिटीज ऑफ अ गुड इंफॉर्मेशन। एक अच्छी इंफॉर्मेशन होने के लिए, एक अच्छी इंफॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर इंफॉर्मेशन एक अच्छी इंफॉर्मेशन हो, हर इंफॉर्मेशन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, हर इंफॉर्मेशन को हासिल करके आप डिसीजन ले पा रहे हो, जरूरी नहीं है। हर इंफॉर्मेशन काम की हो, ये जरूरी नहीं है। तो कुछ ही इंफॉर्मेशन है जो आपके काम की होगी, और उसको हम क्या कहते हैं, गुड इंफॉर्मेशन। गुड इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर 1 पढ़िएगा, इट शुड बी Accurate. एक्यूरेट। एक्यूरेट हो, सही बात हो ना। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप उस हिसाब से अपना दिन प्लान कर सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ये गलत इंफॉर्मेशन है तो फिर आप डिसीजन नहीं ले सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉल की कि मुझे ना एग्जाम की बुकिंग करवानी है, आपने ईसार में कॉल की सीबी डिपार्टमेंट में कि मुझे एग्जाम की बुकिंग करानी है, मुझे जरा एग्जाम डेट्स बता दीजिए। और डेट्स बताने में कोई गलती हो जाए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको ना दी जाए, तो आप कैसे डिसीजन लोगे। और अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन भी रॉन्ग हो जाएगा। यस और नो। तो एक अच्छी इंफॉर्मेशन वही इंफॉर्मेशन है जो कि एक्यूरेट हो। नेक्स्ट, कंप्लीट। एक अच्छी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए। मुकम्मल यानी कंप्लीट। आप सिर्फ डेट्स जान के आप क्या करोगे, आपको डेट्स के साथ उसकी फीस भी जाननी है। प्लस अगर कोई और कंडीशंस हैं कि 10 दिन के पहले पहले, मतलब जो भी आपका, आप फॉर एग्जांपल आप 20 तारीख आप बुकिंग करवाना चाह रहे हो, तो 20 तारीख से 10 डेज पहले आपको अपनी बुकिंग करवानी पड़ेगी, नहीं तो बुकिंग्स क्लोज हो जाती हैं। तो जो भी एग्जाम डेट आप लेना चाह रहे हो उसके 10 डेज पहले, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा, जिसको आप कॉल कर रहे हो उसको देनी चाहिए, आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो ऑफ कोर्स फिर आपकी प्लानिंग में कमी रह जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग में गलती हो सकती है। आपको बाद में कोई चीज पता चलेगी तो आप बोलोगे यार कितना टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट बेनिफिशियल। जो अच्छी इंफॉर्मेशन को हासिल करने का कॉस्ट और बेनिफिट, इसका कंपैरिजन जब भी किया जाता है इसको हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिशियल।
कॉस्ट बेनिफिट यानी कि किसी भी चीज को हासिल करने की कॉस्ट उसके बेनिफिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यही इंफॉर्मेशन चाहिए कि भैया मुझे एग्जाम डेट्स बता दें, एग्जाम फीस बता दें, और बुकिंग कराने की प्रोसीजर बता दें, बुकिंग प्रोसीजर बता दें, तो अब इमेजिन कीजिए कि ये इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपको 10,000 रुपए देने पड़े। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट आपको बोले कि पहले आप 10,000 दे दीजिए फिर हम आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे, तो आप बोलोगे पागल है क्या? हम 10,000 पे करके बेनिफिट क्या ले रहे हैं? मतलब उसके बाद तो फिर भी हमको एग्जाम की फीस भी तो पे करनी है। मतलब इसका बेनिफिट इतना नहीं है जितने की हम कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो हमें ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसको हासिल करने की कॉस्ट उसके बेनिफिट से ज्यादा ना हो। अब फॉर एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, कंट्रीज। हर कंट्री अपनी जो है ना पॉपुलेशन चेक करवाती है, पॉपुलेशन कितनी हो गई, मेल्स कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं। हालांकि ये बड़ा ही एक नामुमकिन सा काम लगता है, हवेवर वो लोग, गवर्नमेंट ये करवाती हैं। तो जब गवर्नमेंट ये करवाती हैं, ये करवाने की उनको कॉस्ट क्या पड़ रही है और बेनिफिट क्या हो रहा है, ये कंपैरिजन, ये कंपेयर करना जरूरी है। क्या उसको हासिल करने की, इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने की कॉस्ट अगर बेनिफिट से ज्यादा है, तो फिर यहाँ इस जगह पे कदम नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज्यादा है तो फिर आप बिल्कुल गो अहेड करेंगे और इस इंफॉर्मेशन को हासिल करेंगे। ठीक है, बात समझ आई? इसी तरह अगर हम और जरा उसमें चले जाएं, जरा इलीगल साइड पे चले जाएं, तो क्या कहते हैं, अंदर की खबर ला के दो। अंदर की खबर लाने के लिए मुझे 10 लाख चाहिए। अब वो खबर इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम 10 लाख देने के लिए तैयार हो गए। हमें इनसाइड न्यूज चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है, कौन सी साजिश हो रही है, क्या प्लानिंग हो रही है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ना, फ्रॉम इट वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑर्गेनाइजेशंस, पर्सन टू पर्सन, कि किसी के लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट इंपॉर्टेंट है या बेनिफिट इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छी इंफॉर्मेशन कैसी होती है जिसकी कॉस्ट कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो। फिर यूजर टारगेटेड। यूजर टारगेटेड का क्या मतलब है? एक इंफॉर्मेशन, अब जैसे मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी, क्या इंफॉर्मेशन दी कि 50% इज द पासिंग रेट, पासिंग स्कोर फॉर ACCA एग्जाम्स। अब ये इंफॉर्मेशन अगर मैं किसी MBBS स्टूडेंट को जाके दूं, तो क्या ये उसके लिए रेलेवेंट है? नो। नहीं। वो तो MBBS का स्टूडेंट है, उसको ACCA की कोई भी इंफॉर्मेशन से क्या ताल्लुक। लिहाजा जो भी आप रिपोर्ट बनाएं, जो भी आप इंफॉर्मेशन दें, वो यूजर टारगेटेड हो, यानी जिसको आप दे रहे हैं वो उसके उसके लिए बनाई गई हो, उसके लिए फायदेमंद हो, उसके लिए यूजफुल हो। इसी तरह रेलेवेंट, उसके लिए रेलेवेंट हो। अब आपने कॉल की CBE डिपार्टमेंट में, आप कह रहे हो मुझे MA1 की बुकिंग करानी है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है MA2 की। तो आप बोलोगे अरे भाई मुझे MA1, MA1, MA2 नहीं, MA1। और वो आपको फिर भी MA2 की डिटेल्स दिए जा रहे हैं, हालांकि आप ACCA की स्टूडेंट हो। लेकिन इस वक्त आपके लिए MA2 इररेलेवेंट है, इस वक्त आपके लिए MA1 रेलेवेंट है और आप उसकी इंफॉर्मेशन चाह रहे हो। तो लिहाजा वही इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए जो आपके लिए रेलेवेंट हो। नेक्स्ट, अथॉरिटेटिव। अब आप जो हो यहाँ आते हो, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको कोई इंफॉर्मेशन दे कि MA1 की फीस ये चल रही है, तो क्या आप उसकी बात पे बिलीव कर लोगे या आपको करना चाहिए बिलीव? हाँ, यस। MA1 की फीस फॉर एग्जाम्पल कोई बोल दे, एग्जाम फीस 10K है, आपके कोई फ्रेंड, कोई क्लासमेट, तो क्या आप उसकी बात पे बिलीव कर लोगे? कर तो लोगे, क्योंकि हमारा ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा, इंडिया पाकिस्तान में, एशियन कंट्रीज में हम ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हैं लोगों पे। हम ऐसी कौम है कि हम ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपना दिल दे बैठते हैं। तो ये, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये इंफॉर्मेशन आखिर आ कहाँ से रही है, क्या ये अथॉरिटेटिव पर्सन से आ रही है। आजकल देखें ना, न्यूज चैनल्स पे भी, हर हर सोशल मीडिया पे भी हर तरह की न्यूज आ रही है। तो आप बिल्कुल
बौखला जाओगे। एक लम्हे को मैसेज आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है फलां शख्स मर गया, अगले लम्हे मैसेज आ रहा है नहीं 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 वो जिंदा है वो जिंदा है, फिर अगले लम्हे मैसेज आ रहा है वो मर गया। अरे भाई, खेल तमाशा चल रहा है भाई, आप हमारे फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो, ट्रॉमा दे रहे हो, क्या कर रहे हो? तो नहीं, ये यूजर का कसूर है। यूजर को पता होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन आ कहाँ से रही है। इज इट कमिंग फ्रॉम एन अथॉरिटेटिव person? Is it coming from an authoritative organization? Is it coming from an authoritative channel? अगर वो अथॉरिटेटिव है तो उस पर बिलीव करें, अगर वो अथॉरिटेटिव नहीं है तो उसमें एरर हो सकता है उस इंफॉर्मेशन में। ठीक है। अब आप यही चीज MM1 की एग्जाम फीस इसार के एडमिन डिपार्टमेंट से, CB के डिपार्टमेंट से कंफर्म करेंगे तो यस, दैट्स नाउ अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आइए, टाइमली। आपने आज कॉल की, आपने कहा मुझे 20 तारीख को पेपर देना है, तो मुझे उसकी फीस बता दें और डेट्स बता दें और बुकिंग प्रोसीजर बता दें। तो रिसेप्शनिस्ट ने आपसे कहा कि ओके मैम, मुझे बस 10 मिनट दें, मैं आपको कॉल बैक करके सारी डिटेल्स शेयर करती हूँ। फोन रख दिया। 10 मिनट गुजर गए, 10 घंटे गुजर गए, कोई कॉल बैक नहीं आया। आपने किसी और इंस्टीट्यूट में कॉल किया, अपना एग्जाम बुक करवा लिया। 10 दिन बाद कॉल आता है रिसेप्शनिस्ट का कि मैम वो आपने पूछा था ना MM1 की फीस और MM1 की चीजें, तो वो ये हैं। तो आप बोलोगे मैम आपने तो देर कर दी, आपने तो देर कर दी, मैंने तो कहीं और बुकिंग करा ली। तो जब टाइमली बेस पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन बेकार है। सही वक्त पे सही इंफॉर्मेशन का मिलना बेहद जरूरी है, वो अच्छी इंफॉर्मेशन की निशानी है। वक्त गुजर गया, अब आप क्या ही उसका करोगे उस इंफॉर्मेशन को, यस और नो। नेक्स्ट, इजी टू यूज। जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है रिपोर्ट की शक्ल में, कोई बात की शक्ल में, कोई मैसेज की शक्ल में, वो आसान हो, वो समझनी आसान हो, उसके उसकी एप्लीकेशन आसान हो। आपको कोई इन्फॉर्मेशन में सेम यही इन्फॉर्मेशन 50% इज पासिंग स्कोर फॉर ACC एग्जाम्स, ये चाइनीज में यहाँ पे लिख दूं, आपको नहीं समझ आएगी बात, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज नहीं है। जब वो आपकी लैंग्वेज नहीं है तो वो आपके किस काम की? आप उस इंफॉर्मेशन को यूज ही नहीं कर पा रहे। तो ठीक है आयशा, यहाँ पे हमारी क्वालिटीज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। इसका निमोनिक है एक्यूरेट। एक्यूरेट। A for accurate, C for complete, C for cost beneficial, U for user targeted, R for relevant, A for authoritative, T for timely, E for easy to use। ये उसकी डिटेल्स है, सेल्फ रीड कर लीजिएगा, हमने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। जरा ये क्वेश्चन है, इसको देखिए, आंसर बताइए। डी। डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गुड इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरीली एक्सटेंसिव। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, सोर्सेज एंड कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दो ही जरायों से हासिल की जा सकती है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली यानी फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या हमारा गोल, क्या है हमारी वैल्यूज, क्या है इस वक्त, क्या हालात चल रहे हैं इंटरनली, हमारे प्रॉफिट्स क्या चल रहे हैं, अर्निंग्स क्या चल रही हैं, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, ये सब इंटरनल इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है, इस वक्त ग्लोबली क्या चल रहा है, इस वक्त दूसरी कंट्री में क्या चल रहा है, इस वक्त फला सप्लायर कितना डिस्काउंट दे रहा है, फला सप्लायर क्या कर रहा है। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, न्यूज वगैरह, गवर्नमेंट टैक्स इस वक्त कितना लगा रही है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। वेबसाइट्स, रिकॉर्ड्स, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, मीडिया क्या कर रहा है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो दो ही जरायों से इंफॉर्मेशन आ सकती है, एक तो इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जरा पढ़िए। इंटरनल इंफॉर्मेशन,
Capturing data information from inside the organization involves the following: a system for collecting and or measuring transaction data, for example, sales, purchase, inventory, turnover, etc. Informal communication of information between managers and staff, for example, word of mouth or at meetings. Communication between staff at all levels. ठीक हो गया? कोई बात जो नहीं समझ आई यहाँ? I think it's clear. नेक्स्ट आ जाइए, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। पढ़िए। The A company tax specialist will be expected to gather information about charges in tax law and how this will affect the company. Obtaining information about any new legalization on health and safety at work or employment regulations must be obtained, for example, by the company's legal expert or company secretary, who must then pass on the information to other managers affected by it. Research and development work often relies on information about other R&D work being done by another organization. Marketing managers need to know the attitudes and opinions of current and potential customers. To obtain this information, they might carry out market research exercises. Non-routine Non-routine informal gathering of informal. information from environment goes on all the time, both consciously and unconsciously. न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से, वेबसाइट से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज, गवर्नमेंट एडवाइस और इंफॉर्मेशन ब्यूरोज, कंसल्टेंसीज, न्यूज़पेपर्स, लाइब्रेरीज, रेफरेंस वर्क्स, ईडीआईज, रूटर्स, ये सब आपका सेल्फ रीड है। इंटरनेट। अच्छा जी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमने इसको भी बहुत अच्छे से समझ लिया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फर्क है। इसलिए मैं यहाँ पे इसको कवर नहीं कर रही, हमने घर की एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो वही सब है, सेल्फ रीड कर लीजिएगा। कंप्यूटर सिस्टम्स एंड कोडिंग स्ट्रक्चर्स, ऑफ कोर्स अब सब कुछ मैनुअल सिस्टम से निकल करके सब कुछ ऑटोमेटेड और सॉफ्टवेयर बेस्ड हो चुका है। लिहाजा जो रिपोर्ट्स वगैरह भी बनती हैं, इंफॉर्मेशन भी, सब कुछ सिस्टम में होता है। ठीक है। लिमिटेशंस क्या है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? अब ये कॉमन सेंस है। लिमिटेशंस क्या है? कॉमन सेंस है। नंबर वन, इंफॉर्मेशन जो है ना, बहुत तेजी से चेंज हो जाती है। अभी जैसे मुल्क के हालात और ग्लोबली जो चीजें चल रही हैं, कितनी तेजी से चेंज हो रही है ना। हर मिनट कोई नई न्यूज आ रही होती है, हर घंटे में न्यूज चेंज हो रही होती है, हर घंटे में कोई न्यू अपडेट्स होती हैं। तो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 2 दिन पहले न्यूज सुनी थी और 2 दिन से मैंने उसमें न्यूज से नहीं आज तक सुनी, की तो बीच में कितनी ही डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जो कि चेंज है। हो गया है सब कुछ। और मुझे अगर अप टू डेट रहना है तो मुझे डेली बेसिस पे अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये होता है कि अगर आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए और वो रॉ मटेरियल आपने 2 दिन पहले किसी सप्लायर से प्राइसेस पता किए थे, तो हो सकता है इस वक्त 2 दिन बाद प्राइसेस चेंज हो गई हो मार्केट में। और वो इसलिए मार्केट में चेंज हो गई है बिकॉज अचानक से ऑयल क्राइसिस आ गए। सो इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से चेंज होती है, देयरफॉर इतनी तेजी से ऑब्सोलीट हो जाती है, पुरानी हो जाती है। लिहाजा अगर किसी एक इंफॉर्मेशन के बेस पे मैंने कोई डिसीजन लिया है, वो भी ऑब्सोलीट हो सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो वो डिसीजन भी ऑब्सोलीट हो गया, डिसीजन भी रॉन्ग हो गया। गेटिंग द पॉइंट? तो ये लिमिटेशंस है इंफॉर्मेशन की। नेक्स्ट, ट्रेनी अकाउंटेंट्स रोल इन अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, ये पढ़िए। आयशा ये पढ़िए, माइक म्यूट है आपका।
the cost and management accounting system, the role of the trainee accountant is to provide answers to questions on cost and revenues. The organization must have a cost accounting system capable of analyzing cost information quickly and easily. क्विकली एंड इजीली, ठीक है। तो एक जूनियर अकाउंटेंट का, एक ट्रेनी अकाउंटेंट का काम क्या है? आंसर्स देना। किस हवाले से? कॉस्ट और रेवेन्यूज के हवाले से, दैट्स ऑल। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है उसके, लेकिन वो अहम जो मेन तीन चीजों पे काम कर रहा होता है वो ये कि कॉस्ट ऑफ गुड्स जो बनाई जा रही है वो क्या है, या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज जो दी जा रही है वो क्या है, इस डिपार्टमेंट को ऑपरेट करने की कॉस्ट क्या है, और रेवेन्यूज क्या है, दैट्स ऑल। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्विक क्विज है, जल्दी से कीजिए। जी बताइए। बस वन का है सी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर टू। बस टू और थ्री का ए है। हम्म। मेन फैक्टर कंसिडर। डी का भी ए। डी। बस डी। 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 तो फर्स्ट वन इज सी। सी में सी सेवन का सी। सेवन का सी। चलो देखते हैं, आंसर्स देखते हैं। सो वन सी, टू ए, थ्री ए। लेट्स चेक। वन सी, टू ए, थ्री ए, वेरी गुड। नेक्स्ट, फोर बी, फाइव बी, सिक्स बी, सेवन सी। फोर बी, फाइव डी, सिक्स डी, सेवन सी। फाइव का डी है और सिक्स का भी डी है। अब पता नहीं, आपने डी बोला था, मैंने बी सुना। मैंने सिक्स का सॉरी फाइव का डी बोला था। डी बोला था।
जी। और ये 6 का? 6 का मैंने बी बोला था। बी बोल, यानी सिर्फ एक आपका रॉन्ग। ठीक है, चलें जी, अच्छी बात है, ये तो गुड परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। कोई सवाल यहाँ तक तो पूछ लीजिए। अगली क्लास में फिर हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। एक सेकंड, एक क्वेश्चन है। पूछिए। बस क्वालिटीज जो अभी आपने गुड इन्फॉर्मेशन की समझाई थी, हम्म। इसमें जो थर्ड वाली थी कॉस्ट बेनिफिशियल, हम्म। इसमें कॉस्ट की जो मतलब कॉस्ट जो हमें पता चलेगी वो बेनिफिट उसका बेनिफिट होना चाहिए, कुछ हमें इस तरह से पता चलनी चाहिए वो। आप एक दफे एक और शॉर्ट उसमें समझा दें प्लीज। देखें, एक आम बंदा भी, एक आम बंदा भी, लेमैन भी, आप जाती हो ना शॉपिंग करने, जाती हो नहीं जाती? कभी तो कोई कपड़ा अपने लिए खरीदा होगा, कोई चीज खरीदी होगी। आप क्या देखती हो, उसकी प्राइस देखती हो कि नहीं देखती हो? फॉर एग्जाम्पल उसकी प्राइस 1000 रुपीज है, ठीक है? तो आप बोलती हो यार ये चीज वर्थ इट है कि नहीं है, लूं कि नहीं लूं। होता है ना, ये जहन में आती है ना बात, कि ये 1000 रुपए का बोल रहे हैं, क्या ये वर्थ इट है? ये प्रोडक्ट इस मतलब हंस के मैं इसके लिए 1000 रुपए निकाल के दे दूं? तो यही चीज इंफॉर्मेशन के लिए भी है, कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन हासिल करने जाते हो, तो क्या वो इंफॉर्मेशन की जो प्राइस आपको पे करनी है वो वर्थ इट है, वो इंफॉर्मेशन उसके लिए या नहीं। उससे हासिल होने वाला बेनिफिट शुड बी मोर देन द कॉस्ट, देन द प्राइस। तभी आप उसको वो हासिल करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। इसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिशियल। ये हर लेमैन भी इसका एनालिसिस कर रहा होता है डे टू डे लाइफ में, कुछ भी खरीदते वक्त। कोई जोड़ा भी आप लेते हो, लो 25,000 का जोड़ा, इतना तो कोई खास नहीं है इसमें कुछ। होता है कि नहीं होता है, वर्थ इट तो नहीं लग रहा कि बस इतना सिंपल से के लिए मैं 25,000 दे दूं। 25,000 में तो मैं 3 जोड़े ले लूं, उससे ज्यादा अच्छा एम्ब्रॉयडरी वाले। है ना, यस होता है यस। कि नहीं होता? तो सेम चीज इदारे और इंडिविजुअल्स इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए भी एक कॉस्ट या प्राइस बेयर करनी पड़ती है। तो वो प्राइस, क्या वो वर्थ इट है, जस्टिफाइड है? अगर तो है तो ठीक है, कर लीजिए इंफॉर्मेशन हासिल, प्राइस पे कर दीजिए। और अगर नहीं, तो फिर सोच समझ के, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो वैसे ही एक उसका लिमिटेशन है कि बहुत तेजी से चेंज हो जाती है, तो जब चेंज हो जाती है तो पुरानी इंफॉर्मेशन बेकार हो जाती है। यस अब इसकी और रेलेवेंट मिसाल मैं आपको देती हूँ। आप लोग आजकल यूज कर रहे हो ना एआई, जिसमें से एक है चैट जीपीटी, एक में एक कोई और जेन, क्या जेमिनाई, ठीक है, ये सारी चीजें आप यूज कर रहे हो ना। अगर इसके पैसे हो, जैसे कि है सब्सक्रिप्शन भी है, लेकिन हर कोई तो नहीं ले रहा ना वो सब्सक्रिप्शन। कोई कोई ले रहा है, जिसको लग रहा है कि उससे हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन वर्थ इट है और मेरे बहुत काम की है, मैं उससे 10 टाइम ज्यादा कमा पा रहा हूँ, बेनिफिट हासिल कर पा रहा हूँ, तो वो सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है। और जिसको लग रहा है नहीं, वो फ्री वाला चला रहा है, फ्री वाले की कुछ लिमिटेशंस है। गेटिंग यस। द पॉइंट? ये तो बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो गई आपके लिए, एग्जाम्पल हो गई आपके लिए, कि आप जेमिनाई से या चैट जीपीटी से हासिल क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ही हासिल कर रहे हो, उससे कोई प्रोडक्ट या कोई चीज तो तैयार होके नहीं आ रही ना आपके पास। इट्स द इंफॉर्मेशन इन अ रिटन फॉर्म, राइट? So that's, यस if it's beneficial for you, you will be ready to pay the price. If it's not beneficial for you, it's foolish to pay such a price. अब क्लियर है? यस यस। और कोई बात? नो। चलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज की यस क्लास यस। यहीं तक। अल्लाह हाफिज। आप